यूनिट नंबर 8 जिसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है एटम्स। एटम्स की बात करेंगे, डिफरेंट एटम मॉडल हम इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब थॉमसन मॉडल में एटम के क्या था, थॉमसन ने इस मॉडल को कंपेयर किया है किसके साथ, एक वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया है और इसको कहा एक प्लम पडिंग मॉडल है। मीनिंग क्या है, वो इसके अकॉर्डिंग, थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटम होता है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसका जो रेडियस हम मान के चलते 10⁻⁻10 मीटर। यानी कि थॉमसन ने कहा कि एटम का जो रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर है और वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है इन विच इंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसके अंदर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा का पूरा मास जो है वो कॉन्टीन्यूसली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस स्फीयर के अंदर, इनसाइड दिस स्फीयर, द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक सीड्स इन द वाटरमेलन। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है जो ये सर्कल में दिखाए हैं, सर्कल में नेगेटिव चार्ज जो दिखाए, ये क्या इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। वो इलेक्ट्रॉन्स जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं, ठीक उनकी तरह है, और जो कि उसके अंदर एम्बेडेड है, उसके अंदर फंसे हुए हैं। तो मीनिंग है, इसने थॉमसन ने इस मॉडल को किसके साथ कंपेयर किया है, वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सच दैट देयर नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम। और इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके इक्वल होता है, पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है। तो ये था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। और इसकी जो मेन जो इसके अंदर आता है हमारा, वो है एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। मीनिंग एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के पास है उतना ही पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब इसकी हम ड्रॉबैक की बात करेंगे, लिमिटेशन क्या थी इस मॉडल की। तो फर्स्ट लिमिटेशन जो थी, इसकी जो कमी थी इस मॉडल की, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज। जो हमें स्पेक्ट्रल सीरीज मिलती है उनका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से प्रोड्यूस हुई है, हाइड्रोजन एटम और अदर एटम्स के अंदर ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज है उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसके बारे में इसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। सेकंड जो इसकी लिमिटेशन थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम थिन मेटल फॉइल। यानी कि जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर जो लार्ज एंगल पर स्कैटरिंग होती है, वो स्कैटरिंग को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, ये इसकी दो बड़ी लिमिटेशंस थी। तो इसके बाद क्योंकि उसके अंदर कुछ लिमिटेशन थी, तो रदरफोर्ड ने दोबारा एटम को स्टडी किया, अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रदरफोर्ड अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो है रदरफोर्ड न्यूक्लियस को डिफ़ाइन करने में जो है न्यूक्लियस को उसने डिफ़ाइन किया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं। अब अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है इज हीलियम न्यूक्लियस, यानी कि ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है कंटेनिंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो मीनिंग हीलियम के न्यूक्लियस को, क्योंकि अब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और मास जो है वो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट जो है उसका मास हो जाएगा और 2 यूनिट जो है उसका पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये होता है हमारा अल्फ़ा पार्टिकल। अब उसने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पर दिया हुआ है, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज किया है। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक लेड की कैविटी गिवन है। ये लेड कैविटी है जिसके अंदर एक स्मॉल होल बनाया जाता है और इसके अंदर रेडियो एक्टिव सोर्स जो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता है उसको रखा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा एक होल बना दिया जाता है, विंडो बना दी जाती है, इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो बाहर आ सके। और एक कोलीमेटर लगा हुआ है। ये कोलीमेटर भी किस चीज़ से बना हुआ है, ये भी लेड से बना हुआ है, लेड से बना हुआ है, ये भी लेड कोलीमेटर। और कोलीमेटर क्या काम करेगा, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स को एक बीम में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं गोल्ड की एक फॉइल यूज़ करते हैं, गोल्ड फॉइल, क्योंकि इसकी थिकनेस जो होती है वो गोल्ड फॉइल की हम कितनी यूज़ करेंगे, 10⁻⁻8 मीटर की थिकनेस, यानी कि वेरी स्मॉल थिकनेस हम इसकी यूज़ करते हैं। और अल्फ़ा पार्टिकल्स को इस गोल्ड फॉइल के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। और इसके पीछे जो ये दिखाया हुआ है ये हमारी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड की फॉइल्स पर पड़ेगा उनका इंटरेक्शन होगा और इंटरेक्शन के बाद स्कैटरिंग होगी और स्कैटरिंग के बाद जहाँ पर भी ये पड़ेगा
वहाँ पर ये एक तरह से लाइटनिंग प्रोड्यूस करेगा जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे, जिसको हम बोलते हैं सिंटिलेशन। और इस लाइटनिंग को हम जो है एक डिटेक्टर लगा होता है जो रोटेटेबल होता है, इसको रोटेट करवा सकते हैं डिफरेंट एंगल्स पर हम। ये डिटेक्टर जो है यहाँ से डिटेक्ट कर लेगा कितने नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है यहाँ पर इंसिडेंट हुए हैं विद डिफरेंट एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो यहाँ पर जो है ऑब्जर्व जो किया था, थीटा जो है यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग है। और ऑब्जर्वेशन यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। रदरफोर्ड एटम मॉडल में अल्फ़ा पार्टिकल्स को जब जिंक फॉइल के ऊपर इंसिडेंट किया तो वो किस तरह से स्कैटर हुए उसने ऑब्जर्व किया। तो फर्स्ट पॉइंट जो ऑब्जर्वेशन का आता है हमारे पास, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, मीनिंग ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं वो सीधे निकल जाते हैं गोल्ड की फॉइल में से। इट मीन्स दे डू नॉट सफ़र एनी कोलिजन विद गोल्ड एटम्स। इसका मीनिंग क्या था कि वो कोलिजन नहीं करते, किसी तरह का कोलिजन नहीं होता गोल्ड के एटम्स के साथ। ठीक है, जब कोलिजन नहीं होगा तो उनके पाथ में कोई डेविएशन नहीं आएगा, वो सीधे निकल जाएंगे। जैसे कि ये दिखाए हुए ये जो पार्टिकल्स है ये क्या हो रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है सेकंड पॉइंट आया, ओनली अबाउट 0.14% ऑफ इंसिडेंट अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय मोर देन 1 डिग्री। और यहाँ पर देखो कुछ पार्टिकल्स जो है कितने एंगल के साथ स्कैटर हुए हैं, मीनिंग ओनली 0.14% एटम अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो 1 डिग्री एंगल से ज़्यादा एंगल पर स्कैटर हुए हैं। मीनिंग जो ज़्यादा, मीनिंग 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री एंगल से ज़्यादा एंगल पर जो स्कैटरिंग हुई है वो सिर्फ 0.14% अल्फ़ा पार्टिकल्स की ही हुई है। और थर्ड पॉइंट जो था, अबाउट 1 पार्टिकल इन एवरी 8000 अल्फ़ा पार्टिकल्स, मीनिंग 8000 अल्फ़ा पार्टिकल में से सिर्फ एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो मोर देन 90 डिग्री एंगल पर क्या हुआ था, डिफ्लेक्ट हुआ था। तो यहाँ पर एक ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। ये ग्राफ जो है यहाँ पर इधर हमने लिया हुआ है एन मीनिंग नंबर ऑफ एटम्स स्कैटर्ड पर यूनिट एंगल एट एनी पर्टिकुलर एंगल थीटा, और थीटा जो है दिस इज स्कैटरिंग एंगल। तो ये ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है। यहाँ पे 20 अल्फ़ा पार्टिकल है, ये 40 है, ये 60, 80, 180, ठीक है, 100, 120, 140, 160, 180। और ये जो यहाँ पर लाइंस दिखाई हुई है ये किसको शो करती है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो स्कैटर हुए उसका डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल के साथ कितने अल्फ़ा पार्टिकल जो है स्कैटर हुए हैं। तो ग्राफ शो करता है कि लार्ज एंगल 180 डिग्री एंगल के आसपास आकर अल्फ़ा पार्टिकल्स दे आर वेरी स्मॉल इन नंबर। और इसका जो वेरिएशन यहाँ पर है, जो ये नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया स्कैटर होंगे, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। एंगल ऑफ स्कैटरिंग का जो है हमें हाफ लेना है, यहाँ पे हाफ ऑफ द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो ये रिलेशन भी आप याद कर सकते हो यहाँ से। तो ये थी ऑब्जर्वेशन जो रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन आई हमारे पास यहाँ पर, तीनों आप लर्न करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास है एक्सप्लेनेशन। इनका बेस पर जो है रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया है भी एंगल जो है वो क्यों स्मॉल एंगल पर लार्ज एंगल पर स्कैटरिंग हो रही है। तो द स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज ड्यू टू कोलम्बियन इंट्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल विद पॉजिटिव चार्जेस एंड इलेक्ट्रॉन इन एवरी एटम ऑफ द गोल्ड फॉइल। अब देखो एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, और एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक है, तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है इनका एक तरह से कोलम्बियन इंट्रैक्शन होगा, यानी कि कूलम्ब फोर्स लगेगा यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल्स और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, या अल्फ़ा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जो पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्टिव, और यहाँ पर जो है पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव, और पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, यानी कि जो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच में एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर गोल्ड फॉइल के अंदर लगता है। यानी कि एक तरह से जो स्कैटरिंग का जो रीजन है वो क्या है, हमारा कोलम्बियन इंट्रैक्शन है, कोलम्ब फोर्स जो यहाँ पर लगा हुआ है वो है। तो अब मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल में से बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल, ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं। इसका मीनिंग क्या है, दे डिड नॉट सफ़र एनी कोलिजन, वो कोई कोलिजन सफ़र नहीं करते। रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, यानी कि जब कोलिजन नहीं हो रहा है तो इसका मीनिंग वहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं है। अगर वहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं है इसका मीनिंग ज़्यादातर स्पेस जो है एटम का वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट अगर हम डिस्कस करते हैं,
जिसमें एक्सप्लेन किया है रदरफोर्ड ने फॉर लार्ज एंगल स्कैटरिंग को। रदरफोर्ड इंक्लूडेड दैट इंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन ए टिनी सेंट्रल कोर। यानी कि रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया कि एटम का जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, एक स्मॉल सेंट्रल कोर के अंदर जो है वो कंसंट्रेटेड है। दिस टिनी सेंट्रल कोर ऑफ ईच एटम वाज कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। यानी कि इस सेंट्रल कोर को जहाँ पर पूरा का पूरा चार्ज और पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है, इसको क्या नाम दिया गया था, एटॉमिक न्यूक्लियस का नाम दिया गया था। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने जो है सबसे पहले न्यूक्लियस की इन्वेंशन की है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास आएंगे जो कि हम इसके बेस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, अब इसको अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, अगर हम ये कंसीडर करें कि ये हमारा न्यूक्लियस है और ये इसके अराउंड जो है न्यूक्लियस के, ये हमारा कंप्लीट एटम है और स्फेरिकल हम इसको मान के चलते हैं। और एक अल्फ़ा पार्टिकल को जब हम इंसिडेंट करेंगे, अल्फ़ा पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये पार्टिकल जब मूव करेगा, अब हमें पता है न्यूक्लियस के पास है पॉजिटिव चार्ज, अल्फ़ा पार्टिकल के पास भी कौन सा चार्ज है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा और जब ये अल्फ़ा पार्टिकल इसके साथ इसके पास आएगा तो यहाँ पे कूलम्ब इंट्रैक्शन होगा। इंट्रैक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो ये वापस आ जाएगा ऐसे। यानी कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन होता है और जब 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ है तो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पर होगा जहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। या हम ये कह लें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। यानी कि यहाँ से ये वापस आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई और फिर किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। तो न्यूक्लियस के सेंटर से ये जो इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा, जहाँ तक न्यूक्लियस के ये क्लोज जा सकता है अल्फ़ा पार्टिकल, तो वो जो सेंटर से जो डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस at which kinetic energy of alpha particle is converted into electrical potential energy। मीनिंग न्यूक्लियस के सेंटर से वो डिस्टेंस जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की किस में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। इसको हम R0 से डिनोट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, अगर मास हम m लेते हैं अल्फा पार्टिकल का, वेलोसिटी या स्पीड उसकी v लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² आ जाएगी। आज जबकि पोटेंशियल एनर्जी, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें अल्फा पार्टिकल की फाइंड आउट करनी है, हम यहाँ पर सपोज कर सकते हैं Q1 जो है ये चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल है 2e आ जाएगा। और जबकि न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल आएगा Z/E। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे। यूनिट नंबर 1 में हमने किया था Q1 Q2 डिवाइड बाई 4πε0 और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन वो जो है क्लोजेस्ट अप्रोच के इक्वल हमने लिया हुआ R0। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये Q1 की वैल्यू 2e पुट कर दिया, Q2 की वैल्यू ZE यानी कि चार्ज और न्यूक्लियस हमने पुट कर दिया। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ से, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ZE 2e डिवाइड बाई 4πε0 R0। तो यहाँ से R0 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इधर R0 आ जाएगा और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमारी डिवाइड में आ जाएगी। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला आएगा, किसका फॉर्मूला आएगा, ये हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, मीनिंग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टेल अस अबाउट द रेडियस ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस जो होता है एटम का, उसके रेडियस की इन्फॉर्मेशन देता है और ये रेडियस जो है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का आएगा और फर्मी मीटर में आएगा। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मस्ट बी स्मॉलर देन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ R0। अब रेडियस जो होता है न्यूक्लियस का वो R0 इस वैल्यू से थोड़ा कम होता है, एग्जैक्ट नहीं है ये वैल्यू। क्यों कम होता है, एज एन अल्फा पार्टिकल कैन नॉट टच द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग रिपल्सन। क्योंकि न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल में स्ट्रॉन्ग रिपल्सन है तो अल्फा पार्टिकल जो है वो उसकी पेरिफेरी को टच नहीं करेगा, यानी कि दूर से ही थोड़ा क्या हो जाएगा, वो
रिपेल हो जाएगा। तो इसलिए जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो थोड़ा सा कम होता है किससे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से। लेकिन ये एक रफ आइडिया देता है, मैक्सिमम जो रेंज होती है न्यूक्लियस के रेडियस की उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है, ये जो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देता है। अब देखो इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। इम्पैक्ट पैरामीटर को हम स्मॉल लेटर बी से डिनोट करेंगे यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर को। तो इट इज़ डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या होता है, एक तरह का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। जो वेलोसिटी वेक्टर होता है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अल्फा पार्टिकल का, जब अल्फा पार्टिकल मूव स्टार्ट करता है मूव करना, जहाँ पर कोई स्कैटरिंग नहीं होती है, फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन इट इज़ फ्रॉम फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। मीनिंग क्या है, अगर मैं ये न्यूक्लियस कंसीडर करता हूँ और ये इसकी सेंट्रल लाइन कंसीडर करता हूँ और अल्फ़ा पार्टिकल मान लो यहाँ से ऐसे मूव करता है, स्ट्रेट जा रहा है, फिर जाके उसकी स्कैटरिंग होती है जब वो न्यूक्लियस के पास जाएगा। लेकिन बिफोर स्कैटरिंग जो सेंट्रल लाइन से वेलोसिटी वेक्टर का, अल्फ़ा पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, क्या होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, इम्पैक्ट पैरामीटर। और इम्पैक्ट पैरामीटर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर हमें अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। जब गोल्ड फॉइल में से हम अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाएंगे उसके ऊपर, तो अल्फ़ा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग होगी, ठीक है, कोई अल्फ़ा पार्टिकल कितना स्कैटर होगा, स्मॉल एंगल पर स्कैटर होगा, लार्ज एंगल पर स्कैटर होगा, ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है, इम्पैक्ट पैरामीटर देता है। अब देखो इम्पैक्ट पैरामीटर का हम यहाँ पर फॉर्मूला राइट करते हैं स्कैटरिंग एंगल के साथ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कोड θ/2, और ई जो है ये होते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर देखो यहाँ पर बी जो है थीटा पर डिपेंड करता है। अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो बी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। या हम ये कह लें बी अगर डिक्रीज करेगा तो थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखो अगर अल्फ़ा पार्टिकल को हम न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज से पास करवाएंगे तो इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यानी कि रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम थीटा को मान लो, यहाँ पर थीटा को हम पुट कर देते हैं स्कैटरिंग एंगल को 180 डिग्री, तो बी की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर इज स्मॉल, स्कैटरिंग एंगल इज लार्ज। फर्स्ट पॉइंट आया, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, स्मॉल, तो स्कैटरिंग एंगल क्या होगा, लार्ज। यानी कि दोनों एक दूसरे के एक तरह से इन्वर्सली जो है वेरी करते हैं। इफ़ बी इज 0, अगर बी को हम 0 कर दें तो स्कैटरिंग एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कि सेंट्रल लाइन के लॉन्ग अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल को इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन होगा और 180 डिग्री पर ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा पार्टिकल अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा। और काइनेटिक एनर्जी की भी बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी अगर अल्फ़ा पार्टिकल की ज़्यादा होगी, इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज लार्ज, इम्पैक्ट पैरामीटर बी कैन बी स्मॉल फॉर द सेम वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल। अगर स्कैटरिंग एंगल सेम है, या हम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं भी, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर सेम है तो स्कैटरिंग एंगल जो है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा हमारा। अगर काइनेटिक एनर्जी को अल्फ़ा पार्टिकल की क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। तो ये था इम्पैक्ट पैरामीटर। अब हम डिस्कस करते हैं मेन फीचर्स क्या थे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के। तो प्लानिटरी मॉडल भी बोलते हैं इसको हम। तो सबसे पहले एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ ए टिनी सेंट्रल कोर, मीनिंग हर एक एटम के अंदर एक सेंट्रल कोर होता है जो कि वेरी स्मॉल है, कॉल्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस, in which the entire positive charge and almost entire mass of atom are concentrated। यानी कि एक पॉइंट है एटम के अंदर जहाँ पर पूरा का पूरा मास और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसनट्रेटेड है, जिसको क्या नाम दिया गया है, न्यूक्लियस का नाम दिया गया है। और इसका जो साइज़ होता है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का इसका साइज़ होता है न्यूक्लियस का। और एटम जो है थर्ड पोस्टुलेट अगर करे, थर्ड फीचर अगर करे, एटम जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है उसके पास नेगेटिव चार्ज है। और फोर्थ जो है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट्स। सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एज डू द प्लैनेट अराउंड द सन।
जैसे प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं, इज प्रोवाइडेड बाय द। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जब सर्कल में मूव करे तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स है, एफ ई जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो एम वी स्केयर डिवाइड बाई आर जो आएगा दिस इज इक्वल टू, ये चार्ज हो जाएगा ई और ई हाइड्रोजन आइटम के केस में अगर देखें एक प्रोटॉन होगा और एक प्रोटॉन का चार्ज हम ई मानेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और हम यहाँ पर जो है कूलम्ब फोर्स लगा देते हैं अगर उनके बीच का सेपरेशन क्या है, आर है, मीनिंग सेंटर से जो ऑर्बिट का जो रेडियस है, सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस वो कितना है, आर। तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाती है हमारे पास ई स्केयर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एम वी स्केयर जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि वी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं 1/2 वी एम वी स्केयर, और वी की ये वैल्यू वी स्केयर की हम यहाँ पुट कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला आ जाएगा हाइड्रोजन आइटम के केस में ई स्केयर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अभी इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो काइनेटिक एनर्जी हमारी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है, और जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या नेगेटिव है। अगर टोटल एनर्जी हम निकालते हैं, टोटल एनर्जी कितनी आएगी, दोनों एनर्जी के सम के इक्वल आएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी, ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी, माइनस ई स्केयर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये नेगेटिव साइन जो है ये क्या शो करता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाउंडेड होता है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या नहीं है यहाँ पर, फ्री नहीं है कि वो न्यूक्लियस इसको जो है न्यूक्लियस से दूर चला जाए या उसको छोड़कर एटम से बाहर निकल जाए। अब हमारे पास लास्ट में जो आती है लिमिटेशन आती है रदरफोर्ड एटम मॉडल की। तो ये एटम मॉडल भी फेल हो गया था, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। तो वो लिमिटेशन क्या थी, रदरफोर्ड एटम मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में इसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। क्यों? क्योंकि अगर हम ये सपोज करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक्सिलरेटेड होता है, और जब वो एक्सिलरेटेड है तो इसका मीनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ेगा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी जो है रेडिएशंस की। तो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन जो है उसका रेडियस जो है वो कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, और फाइनली वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा, जिसकी वजह से एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। बट एटम जो है वो स्टेबल होता है, बट रदरफोर्ड जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड जो है, इसने ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, यानी कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इसको जो स्पेक्ट्रल लाइन हमें हाइड्रोजन एटम के केस में मिलती है वो दो तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पर हमारे पास होती है। तो देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा की अगर बात करें, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिटेड बाय और एब्जॉर्ब बाय एन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विद इन द एटम। मीनिंग एक लेवल से, एक एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जब दूसरी एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो वो कुछ रेडिएशन, अगर हाइयर लेवल से लोअर में जाएगा तो रेडिएशन एमिट करेगा, अगर लोअर से हाइयर में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इसको हम बोलते हैं जो रेडिएशन एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, इसके स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। दो तरह का एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारे पास है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन का मीनिंग क्या है, जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन एक्साइटेड atom returns to a lower energy state, it emits specific wavelengths of radiation. A spectrum of this kind is known as line emission spectrum। यानी कि जब रेडिएशन एमिट हुई है वो लाइन के फॉर्म में एमिट होती है, यानी कि कुछ वेवलेंथ्स हमें मिलती है जो किसी भी पर्टिकुलर एटम के अंदर जो इसका स्पेक्ट्रम बना होता है वो डार्क बैकग्राउंड के ऊपर हमें कुछ फ्यू ब्राइट लाइंस मिलती है, जिसको बोलते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। ऐसे ही है लाइन एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है, अब डार्क जो लाइन है हमें एक ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर मिलती है। तो व्हेन वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू, जब वाइट लाइट
जो है हम पास करते हैं किसी गैस में से या वेपर में से, तो कुछ डार्क लाइंस मिलते हैं जो ये स्पेसिफाई करते हैं कि कुछ वेवलेंथ्स की लाइट जो है उसमें से मिस हो गई है। मिस होगी मीनिंग वो गैस के वेपर्स ने या गैस ने क्या कर लिया, उन वेवलेंथ की लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसलिए इसको बोलते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो मीनिंग ये हमारा था रदरफोर्ड मॉडल, और रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक ही ये थी कि ये स्टेबिलिटी को और ये जो स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पे लाइन एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा बोहर मॉडल ऑफ एटम, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।